नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे दौर के लिए मतदान हुआ है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर में शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े हमारे पास आए हैं उसमें 80% से भी अधिक मतदान की खबर आई है। वहीं असम की बात करें तो शाम 5 बजे तक 73% से भी अधिक मतदान वहां पर हो चुका है। लेकिन सबकी निगाहें दिन भर पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर टिकी रहीं, जहां तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी और उनके पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी बीजेपी से उम्मीदवार हैं। मतदान के बाद यह दोनों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई। इससे पहले दिन भर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के समर्थकों में सीधी भिड़ंत जैसे हालात बने रहे। सुरक्षा में तैनात अर्धसैनिक बलों पर चुनाव प्रभावित कराने के आरोप लगाए गए तो नंदीग्राम के बोयाल में एक बूथ पर खुद ममता बनर्जी पहुंची और वहां से सीधे राज्यपाल और चुनाव आयोग को फोन कर अपनी शिकायत दर्ज कराई। यहां बीजेपी पर बाहर से लोगों को लाकर स्थानीय वोटरों को मतदान से रोकने का आरोप भी लगाया और साथ ही मतदान केंद्र के अंदर काफी देर तक ममता बनर्जी बैठी रहीं और बाहर बीजेपी और टीएमसी समर्थक नारेबाजी करते रहे। ममता की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने इस पूरी घटना के बारे में रिपोर्ट तलब की है। वो क्या करेगा बेचारा? वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए आई एम प्राउड ऑफ देम, हम उसको हमारा बाबा सिस्टर मानते हैं। लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो साउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम सेशन का टाइम में देखा, हम पुलिस का टाइम में देखा, हम और भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन ऐसा खराब इलेक्शन हमको नहीं। वो नाटंकी ड्रामा, वो उसकी एक बूथ में एजेंट नहीं निकाल दिया, ये सब एलिगेशन दिया। लेकिन यहाँ उनकी आदमी पत्रकार का ऊपर पथराबाजी किया। इंडिया टुडे का पत्रकार पवन जी इंजर्ड हुआ, उसमें तो एक शब्द नहीं आया। जिस तरीके से पॉलिटिकल जमी खिचक रहा है। मतदान प्रभावित नहीं होगा क्या ऐसी जगह में अगर मुख्यमंत्री पूरा इलीगल काम की 2 घंटा वोट रोक के इतना सिक्योरिटी लेकर उधर और इतना सब गुंडा को लेकर जो ड्रामाबाजी किया, सीधा सीधा एमसीसी के खिलाफ है। उधर पीएम मोदी ने आज तीसरे दौर के लिए चुनावी रैली की है। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने नंदीग्राम में हार मान ली है। लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि वो किसी दूसरी सीट से भी पर्चा भर सकती हैं। अभी कुछ ही देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? दीदी पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। कल ही ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस को कूल बताया था, कहा था कि कूल कूल तृणमूल। लेकिन आज पीएम मोदी ने तृणमूल को बंगाल का शूल बताया। उन्होंने कहा कि दीदी की तृणमूल कांग्रेस बंगाल को असहनीय पीड़ा देने वाला शूल है। शूल यानी कांटा। धमकी और गालियां देने वाली दीदी अब कह रही है कूल कूल। दीदी, ओ दीदी, दीदी तृणमूल कुल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है, शूल। बंगाल को असहनीय पीड़ा देने वाला शूल है तृणमूल। बात कर लेते हैं असम की, जहां आज 13 जिलों की 39 सीटों पर दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ। इसमें अच्छी खासी संख्या में लोग बाहर निकले हैं। मतदान के आखिर बराक वैली के सोनाई विधानसभा क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ पर बीजेपी और एआईयूडीएफ के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प की खबर आई है। हालात यहां तक पहुंच गए कि पुलिस को लाठीचार्ज के साथ साथ हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी इलाके की जहां पर पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। গলি বাইরে ফেলেছি আমি নিজে টান দিয়ে বাইরে ফেলেছি। আপনার নাম কি? और हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस घटना पर अधिक चर्चा करने के लिए। रतनदीप, अब वहां पर क्या हालात हैं, कुछ पता लग पाया कि ये जो घटना है कैसे शुरू हुई, क्या वजह थी इसके पीछे? देखिए, अभी तक ये घटना कैसे शुरू हुई या क्या वजह थी और कि कौन लोग इन्वॉल्व थे, इसका कोई अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। जिस बात की पुष्टि हुई है कि आज जब चुनाव ख़त्म होने के आधा घंटा पहले ये इंसिडेंट हुआ है सोनाई में। सोनाई कॉन्स्टिट्यूंसी बराक वैली के कछाड़ ज़िले में है, एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाका है और उसमें दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो समर्थक हैं उनके बीच ये झड़प हो गई और झड़प के बाद जब पुलिस ये झड़प आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। ये सूत्रों के मुताबिक खबर है। पुलिस ने अभी तक ऑफिशियली इसके ऊपर कोई बयान अभी तक जारी नहीं किया है और ये भी खबर है कि वहाँ पे ब्लैंक फायरिंग भी करनी पड़ी। 2 लोग जख्मी हुए हैं, इसकी भी खबर आ रही है, मगर किस तरह से उनको जख्म हुआ है इसकी बात की भी पुष्टि नहीं हुई है। ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि जो पिछले बार जो चुनाव हुए थे वहाँ पे जो उम्मीदवार चुन के गए थे वो है अमीनुल हक लश्कर, वो असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं और बीजेपी के एकमात्र मुस्लिम एमएलए हैं वो। और इस बार उनकी एक सीधी टक्कर हुई जो कांग्रेस के महाजोट के जो प्रत्याशी हैं, AIUDF के प्रत्याशी हैं, उनके साथ। तो आज दोपहर को हमने उस इलाके से रिपोर्ट किया था, तब भी हमने देखा था एक इंटेंस पॉलिटिकल बैटल है उस इलाके में और शाम को वहाँ पे तनाव हुआ है। हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जो आला पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ संपर्क करने की, ये मगर सभी अधिकारी अभी वो मौका वारदात में हैं और जो एडिशनल रीइंफोर्समेंट भी वहाँ पे भेजी गई है। तो इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा इस बात की खुलासे के लिए कि किस तरह से ये इंसिडेंट हुआ, मगर ये अब तक का असम चुनाव का सबसे बड़ा पोल वायलेंस है। शुक्रिया रतनदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अभी तक जो मतदान हुआ था वो शांतिपूर्ण था, लेकिन एक ये घटना जरूर हुई असम की, इसीलिए इस पर नजरें सबकी टिक गई हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके बीजेपी विधायक उनके खिलाफ तो हो ही गए हैं। कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री ईश्वरप्पा ने भी विद्रोह कर दिया है। येडियुरप्पा पर मंत्रालय के कामकाज में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने राज्यपाल से इंसाफ की गुहार की और शिकायत की कॉपी पार्टी आलाकमान को दिल्ली भेज दी। बोकला येडियुरप्पा ने अपने सरकारी आवास पर मंत्रियों और विधायकों को अपने समर्थन में मीडिया के सामने हाजिर किया, हालांकि खुद चुप रहे। कर्नाटक के पंचायती राज मंत्री के ईश्वरप्पा पहले भी येडियुरप्पा के खिलाफ बगावती तेवर दिखा चुके हैं, लेकिन इस बार सीधे वो राज्यपाल वजुभाई वाला से मिले और लिखित तौर पर शिकायत की कि मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा उनके मंत्रालय के कामकाज में दखल दे रहे हैं। मेरी जो समस्या थी वो मैंने लिखकर महामहिम राज्यपाल को दे दी है। इस बारे में मैं और कोई चर्चा नहीं करना चाहता। पहले बसवनगौर पाटिल यत्नाल और अब ईश्वरप्पा ने मुख्यमंत्री येडियुरप्पा के खिलाफ बिगुल बजाया है, तो येडियुरप्पा ने अपने सरकारी निवास पर मंत्रियों और विधायकों को मीडिया के सामने अपने समर्थन में पेश किया। मैरून कुर्ते में राजस्व मंत्री R अशोक, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर K सुधाकर और गृह मंत्री बसवराज बोम्मई जैसे वरिष्ठ मंत्री ईश्वरप्पा के खिलाफ मैदान में दिखे। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द गवर्नर, वो और हमारे मुख्यमंत्री दोनों ही सबसे वरिष्ठ नेता हैं, दोनों ही लंबे वक्त से बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने ही ये पार्टी बनाई है। अगर कोई मतभेद है तो उन्हें मुख्यमंत्री से बात कर मामले को सुलझाने दीजिए। येडियुरप्पा हमारे नेता हैं। पंचायती राज मंत्री को अगर कोई शिकायत थी तो कैबिनेट के साथ बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए। दूसरे फोरम भी हैं, उनको गवर्नर के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि गवर्नर प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उसी जगह मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि अपनी ढलती उम्र की वजह से उनके पहले वाले तेवर अब नहीं दिखते। पहले बीजेपी विधायक और अब कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री ने
मुख्यमंत्री येडियुरप्पा के खिलाफ खुलकर बगावत की है। इसके पहले भी येडियुरप्पा के खिलाफ गाहे बगाहे बयानबाजी होती रही, कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं हुई, जिसे पार्टी आलाकमान की शह माना जा रहा है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा को हटाने की मुहिम को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू हो गई है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।